तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द ओरिएंटेशन सेशन जो हम अपना फाइनल कॉल एंड फाइनल स्टेप देख रहे थे। उसमें अभी हम मेजर संहिता में वाग्भट डिस्कस करेंगे। वाग्भट में जो आपके अध्याय दिए गए हैं सूत्र स्थान के, वो सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है। ठीक है, पूरे के पूरे ही इंपॉर्टेंट है आई वुड से। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट वाले जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी दिनचर्या वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं वो लोग। जो भी उनकी जो फलश्रुति रहती है, जैसे दंत धावन है, नस्य है, अभ्यंग है, जराश्रम वात आह कहाँ पे आता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषणे शील्यते, ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला है? अभ्यंग के लिए बोला गया है। तो आपको दिनचर्या चैप्टर के साथ तो बहुत ही ज्यादा लॉयल रहना है, मतलब बहुत वफा करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखेंगे क्या? ऋतुचर्या। ऋतुचर्या भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऋतुचर्या से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मस्तु और सौवर्चल लवण जो है वो कौन सी ऋतु में लेने के लिए बोला गया है? वर्षा ऋतु में लेने के लिए बोला गया है ना? गोष्ठी जो है वो कौन सी ऋतु में बताई है? वसंत ऋतु में बताई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इन्हीं से बनेंगे जहां तक है। ठीक है, उसके बाद आपका वेगधारणीय वाला अध्याय आता है। अभी रिसेंटली आपका कोशिश, मोस्ट प्रोबेबली 100% तो मैं अभी नहीं कंफर्म कर सकती हूँ, सर से कंफर्मेशन मिलने के बाद बताएंगे। मुक्तेश्वर सर इस संडे को आपको कंपैरेटिव रूप में अच्छे से वेगधारणीय खत्म करवाएंगे। ठीक है, चरक के साथ दूसरे भी जो कंपैरिजन है, जैसे वाग्भट का कंपैरिजन है, ये आपको वो कंप्लीट कराएंगे। इसमें भी वो कास वाला जो है वो अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि वो थोड़ा अलग है ना? तो वो अच्छे से आपको देखना है। प्लस अब जैसे चैप्टर आ गए द्रव द्रव विज्ञानीय वाले चैप्टर्स, तो इनको क्या करना है, आपने अगर पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को आपको अच्छे से करना है। जैसे वैसा स्थापनम परम, घी के गुण के लिए बोला गया है, तो वो याद रखेंगे आप। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट नहीं है तो बस आप रीड करें और आगे बढ़े, क्योंकि अभी स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। यहाँ से हमने पिछले टाइम में कोई क्वेश्चन देखा नहीं है एज सच कि आप बिल्कुल रेफरेंस पे वहां जाके और ये बोल दे कि ये वाला क्वेश्चन यहीं से आया है। तो यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, ऐसे ही अन्य स्वरूप विज्ञानी अध्याय जो है उसमें भी आपको यही फॉलो करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अश्मरी के बारे में कोई पॉइंट आया तो आप समझ जाएंगे कि वो कुल्थी के लिए बोला होगा, क्योंकि कुल्थी जो है वो हेल्प करती है उसको तोड़ने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है अनुरूप विज्ञानी अध्याय के बाद 7th चैप्टर, जो कि क्या है, अन्न रक्षा अध्याय। उसका सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है 10 और 11 नंबर का श्लोक, विषैली वस्तुओं के विशिष्ट लक्षण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10 और 11 नंबर किसका? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 7 नंबर का। कि जैसे अगर घी जो है वो पानी के जैसा दिखने लग जाता है, दही जो है वो कबूतर के वर्ण का दिखता है अगर उसमें विष होगा, तो ऐसी आपको ये वाले लक्षण अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या देखना है, आपके त्रिविध उपस्तंभ आपको अच्छे से देखने हैं। और उसके बाद आता है स्टार चैप्टर, मात्रा शीतीय अध्याय इज दी स्टार चैप्टर। 8 नंबर चैप्टर उसका स्टार चैप्टर है। वहां पे दंडाल्सक के लिए क्या बोला है, अलसक विसूचिका के लिए क्या बोला है, क्या उनका चिकित्सा सूत्र बोला है, पार्षणिदाह किसका चिकित्सा सूत्र है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, सीधा स्टेटमेंट शुरू होता है, विबंधो अति प्रवृत्तिर व ग्लानिर मारित मूर्ता, वो किसके लिए बोला है? अजीर्ण का सामान्य लक्षण है, उसके लिए बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज आपका स्टार चैप्टर हो गया क्या, मात्रा शीतीय अध्याय। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम द्रव्य आदि विज्ञानीय अध्याय पे। तो द्रव्य आदि विज्ञानीय अध्याय पे आप देखेंगे विपाक का वर्णन वहां पे होता है, तो आपको विपाक वहां से बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। मतलब ऑल इन ऑल आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान बहुत अच्छे से करना है। बाकी सारे स्थानों के कंपैरिजन में यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना ही है। ठीक है, देन आता है आपका रसभेदी अध्याय। रसभेदी अध्याय में बस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसके कॉम्बिनेशन से कितने रस होते हैं। जैसे हमने चरक में पढ़ा, सेम आचार्य वाग्भट भी बताते हैं, एक एक से कितने हैं, दो दो से कितने हैं, है ना? 15, 6, 20 वो वाला। फिर है दोषादि विज्ञानी अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्थान बताए गए। जब आप वात व्याधि पढ़ते हैं तब आपको सारी वायुओं के स्थान वहां पे मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे आचार्य चरक में स्थान बताए। तो यहाँ पे आपको ना कंपैरेटिव अच्छे से याद रखना है कि कौन सी धातु के लिए कौन सा स्थान बताया है। और इवन नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां पे बताया है, और यहाँ पे वृद्धि बताई है। एक्चुअली 12 नंबर चैप्टर में वो बताया है, और 11 नंबर चैप्टर जो है वहां पे
वृद्धि का वर्णन किया गया है। 1 मिनट बच्चे। हाँ, आप लोगों को एक्स्ट्रा वॉइस तो नहीं आ रही है ना? नहीं मैम, कोई वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, नेक्स्ट आप देखेंगे 11 और 12 नंबर चैप्टर आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए, वो अच्छे से करना है क्योंकि उसमें वृद्धि और क्षय के लक्षण है। जैसे निद्रानाश का पॉइंट हो गया, वो किस में आता है आपको पता होना चाहिए। धातु की वृद्धि भी और दोष की वृद्धि भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस दोष वाला जो चैप्टर है आपका, दोष भेदी अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट के डायरेक्ट अगर पूछेंगे वाग्भट के रेफरेंस से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ जाएंगे आप दोषोपक्रमणीय अध्याय। तो दोषोपक्रमणीय अध्याय जो है वैसा ही अध्याय आप लोग चरक में भी पढ़ते हैं ना, कि किसकी क्या चिकित्सा बताई गई। जब विमान स्थान वाले में पढ़ते हैं आप, वात पित्त कफ दोष जो है सबकी तीनों की चिकित्सा एंड में उन्होंने डिस्कस की है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी वही बोला है, जैसे निहि सुखत्वम सुखाए, ये कौन सी दोष की चिकित्सा है? तो वो कफ दोष की चिकित्सा है, कि उसको सुख नहीं देना है, उसका सुख आपको दूर कर देना है, तो उसकी चिकित्सा हो जाएगी। श्लोक नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कोष्ठ से शाखा, शाखा से कोष्ठ की जो गतियां हैं वो बताई हैं, वो याद रखना है। फिर आ जाएंगे औषध सेवन काल। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, औषध सेवन काल अष्टांग हृदय ने 10 बताए हैं। उसमें निशी जो है वो आपको ध्यान रखना है, कौन सी डिजीज में कब देते हैं, सभोज्य कब देते हैं, सामुद्ग कब देते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। फिर आता है द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। द्विविध उपक्रमणीय अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे बुक से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी तक एक बार भी इसे गो थ्रू नहीं किया हो। तो एक बार अगर मैं एक ओवरव्यू दे दूंगी तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और ये भी पता रहेगा कि क्या चीज फोकस करनी है और कितना ध्यान देना है किस चीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे द्विविध उपक्रमणीय अध्याय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शमन जो है उसके 7 टाइप्स बताए हैं उन लोगों ने, है ना। अपतर्पण और संतर्पण की कैटेगरीज डिवाइड किए हैं उन्होंने। तो ब्रूहण जो है, मतलब जो जैसे हम बोलते हैं ना, गुरु अपतर्पण, लघु संतर्पण, वो वाली चिकित्सा भी बताई है। कार्य के लिए क्या चिकित्सा होती है वो भी यहाँ पे डिस्कस की गई है यहाँ, है ना। तो आपको वो अच्छे से करनी है। नेक्स्ट है शोधन आदि गण। जो शोधन आदि गण है उसमें जो भी देखो 2 पन्ने का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 जिसे हम कहते हैं। तो शोधन आदि गण में आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी फलश्रुति पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल है मेदो दोष निर्हरणम। मेदो दोष निर्हरणम जो है वो असन आदि गण के लिए कहा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि असन आदि गण के लिए ये आता है। फिर योनि दोष हर रौद्र आदि गण के लिए बोला है। गण वाला जो सेक्शन है वो आप सुश्रुत संहिता में भी पढ़ते हैं, है ना। आचार्य सुश्रुत ने जो गण पूरे डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो तो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, वो तो टिप्स पे होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो गण वाला पोर्शन है, इसमें से आपको मुस्तादि गण, न्यग्रोधादि गण, रौद्रादि गण, ये गण आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि किसके लिए बोला है संग्राही भग्न साधन, किसके लिए बोला है योनि स्तन्य आमय हग्नम, योनि दोष हर किसके लिए बोला गया है, व्रण शोधन किसके लिए बोला गया है, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा 16 चैप्टर, स्नेहन स्वेदन, उसके बाद वमन विरेचन और बस्ती। इन सब में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन सी व्याधि में वमन इंडिकेटेड है, कौन सी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सिर्फ मेन आपको इस पे फोकस करना है। बाकी आपको पता है कि 4 6 8 वेग होते हैं, कितने कितने प्रसृत मात्रा होती है। इसमें भी आप लोग फोकस करेंगे कि डिफरेंस कहाँ पे बताया गया है ना। डिफरेंस बताया गया है ना। जब आपने इसको अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आचार्य वाग्भट जो है वो बेसिक छोटा सा डिफरेंस बताते हैं विद इन दी मात्रा वाला सेक्शन, है ना। वमन में जो मात्रा है वो आचार्य चरक ने बोली है 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ और 2 प्रस्थ दोषों की, है ना, निकलने की। और
आचार्य वाग्भट ने हाफ प्रस्थ से शुरू किया है। हाफ प्रस्थ, एक प्रस्थ और दो प्रस्थ बोला है उन्होंने। हम पढ़ते हैं 10, 20, 30 वेग आते हैं, 1, 2, 4 विरेचन में, और वमन में 4, 6, 8 वेग आते हैं। फिर 1, 1.5 और 2 प्रस्थ पढ़ते हैं चरक का। लेकिन आचार्य वाग्भट का आधा, 1 और 2 ये है। ये मेंशन कर लो एक जगह, कहीं पे लिख लो, क्योंकि यही डिफरेंस है। हम पढ़ लेते हैं पूरा चैप्टर, हमें समझ नहीं आता कि अलग क्या है चरक से वाग्भट का। ठीक है, तो ये मात्रा ही अलग है। चरक की क्या है, 1, 1.5, 2 प्रस्थ, वमन में दोष की निर्हरण की मात्रा, और आचार्य वाग्भट की हाफ, 1 और 2 प्रस्थ है। एक जगह मेंशन करेंगे आप इसे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बस्ती। बस्ती में भी स्त्रियों में उत्तर बस्ती की मात्रा पूछी गई है कि कितनी मात्रा में हम यूज करते हैं। बालिकाओं में एक शुक्ति होती है, वो मात्रा बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। देन आते हैं हम किस पे, नस्य, धूमपान और गंडूश, तर्पण पुटपाक वाले चैप्टर्स। ये भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। मतलब अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वाग्भट के एक बार कर लीजिए, छोटे से छोटे सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे उसमें। मतलब जो नहीं भी मेंशन कराया होगा, मार्क नहीं कराया होगा, वो भी कवर हो जाएगा उसमें। लेकिन ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। फिर आता है यंत्र विधि। यंत्र आपको सबसे ज्यादा सुश्रुत के अच्छे से फोकस करने हैं। ये वाले सिर्फ कंपैरेटिवली क्या अलग बताए हैं उन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर ऐसे ही शस्त्र भी आपको आचार्य सुश्रुत ने जो बताए वो अच्छे से ध्यान रखने हैं। और लिख लो कि वाग्भट ने शस्त्र दोष 8 बताए हैं। कितने बताए हैं, शस्त्र दोष 8 बताए हैं। फिर आ जाएगा सिरा वेद विधि अध्याय। सिरा वेद विधि अध्याय जो है उसमें शुद्ध रक्त का वर्णन किया है। तो उसमें रस क्या होता है शुद्ध रक्त का, मधुर और लवण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, अग्रे स्त्रवती दुष्ट अस्त्रम कुसुम आवितम पीतिका। ऐसा ही सुश्रुत में भी रेफरेंस मिलता है कि स्टार्टिंग में कैसा निकलता है, पीला पीला सा निकलता है आपका रक्त, उसके बाद रेडिश फ्लो होता है उसका। तो ये पहली बार सिरावेद में पीला रक्त निकलता है, इसका रेफरेंस है, और ये रक्त से रिलेटेड रेफरेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे सिरावेद बताया है कि तृतीयक ज्वर जो है वो कहाँ पर सिरावेद करते हैं, अपची रोग में कहाँ सिरावेद करते हैं। सिरावेद आपको सुश्रुत का बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ से सिर्फ कंपैरेटिव आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें चांस नहीं लेना है। ठीक हो गया। फिर आपका शस्त्रकर्म विधि अध्याय आएगा, वो आपको अच्छे से करना है कि मांस वाले या अति पक्वरण जो है, आम शोध जो है, उसका क्या लक्षण रहेगा। एंड देन उसके बाद आपका 30th चैप्टर आ जाएगा, शार अग्नि कर्म अध्याय। वो आपको एक बार कवर करना है, एंड दैट्स इट। जो भी आपको मार्क कराया होगा विद इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड, जहां से भी आप कंप्लीट कर रहे हैं चीजें, तो ये हो जाएगी आपकी वाग्भट। वाग्भट का अगर आपने सूत्र स्थान बहुत अच्छे से किया, ऑनेस्टली किया, जितने मैंने चैप्टर्स बोले, जो जो फोकस करने के लिए बोला उनको लेकर, तो आपका क्वेश्चन वहां से निकल जाएगा। बिकॉज अभी तक के ट्रेंड में ऐसा नहीं देखा गया है कि बहुत अन्य स्थानों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो वाग्भट के। और अगर पूछा भी जाएगा तो या तो वो बन जाएगा क्योंकि वो चरक को ज्यादातर फॉलो करते हैं, और या तो फिर वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी आपको स्मॉल पॉइंट्स लिखाए गए होंगे, शॉर्ट नोट टाइप के लिखवाए गए होंगे कि चिकित्सा का ये है, वाग्भट वाले चिकित्सा का सेक्शन, एक बार आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। इन माई टाइम आई डिडंट डिड इट, बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया था, तो आई जस्ट लेफ्ट इट। बिकॉज मुझे ऐसा था कि मैं वाग्भट का सूत्र स्थान बहुत अच्छे से करके जाऊंगी, वहां से क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन आई विल नॉट एडवाइज द सेम थिंग, बिकॉज द सीन इज नॉट द सेम एवरी टाइम, यू नेवर नो। तो एक बार आप उसे रीड करके जा सकते हैं। मतलब जो ज्वर वाला सेक्शन है ना, तृतीयक ज्वर, वो वाला सेक्शन आपको अच्छे से देखना है। बाकी आप एक बार बस गो थ्रू कर लो फॉर योर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। दिस इज डन फ्रॉम द समिता पोर्शन, वी आर कंप्लीट विद द समिता पोर्शन। एनी क्वेरीज ऑन दैट? or I should just go further? Hmm? सृष्टि, श्वेता, चेरिशा, आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, आगे अभी हमारे पास क्या बचता है, हमारे मेजर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स में रसशास्त्र आता है हमारा, द्रव्य गुण आता है, स्त्री प्रसूति एंड कौमार भृत्य आता है। तो हमारी अल्टीमेट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट वाले जो सब्जेक्ट है वो है काश्यप संहिता। कौमार भृत्य समझ लीजिए आप उसे, काश्यप संहिता प्लस कौमार भृत्य दोनों मान के चलेंगे हम। प्लस उसके साथ हमारा रस शास्त्र का और भेषज कल्पना का पोर्शन। तो रस शास्त्र और भेषज कल्पना में क्या फोकस करना है आप वो लिखेंगे। रस शास्त्र में आपको महारस, उपरस,
उनके शोधन मारण जितना हो रहा है उतना पॉसिबली करिए। ठीक है। उसके बाद जो आपकी धातु का टेबल दिया है, कब कौन सा अग्नि का वर्ण होता है, बेसिकली धातु का वर्ण कौन सा होता है, कितना परसेंटेज लॉस होता है धातु का, 0%, वो 3, 5 ऐसे करके जो परसेंटेज दिया है, 10% लॉस तक पूरा बताया है, वो टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आप जब साधारण रस पढ़ते हैं तो उसका टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो जो मुक्ता प्रवाल वाला पूरा टेबल दिया गया है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ग्रह के साथ रिलेशन जो दिया गया है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर दैट, देयर इज नो कंसर्न। आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं, मैम ने क्या क्या बताया, इन केस इफ यू आर लेफ्ट विद समथिंग। एंड उसके बाद आप आ जाओ भेषज पे। भेषज पे मात्रा आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। शतशीत जो फांट वाली मात्राएं बताई हैं, स्वरस कल के शतशीत फांट, उनकी मात्रा और जो भी हम प्रक्षेप यूज कर रहे हैं उसके साथ वाली मात्राएं, वो टेबल आपका बाय हार्ट होना चाहिए। मतलब जिस दिन रसशास्त्र पढ़ रहे हैं ना, चाहे आप मूषा पढ़े, कोष्ठी पढ़े, पुट पढ़े, कुछ भी पढ़े, पर पहले आपका एक होना चाहिए कि मुझे भैषज कल्पना का वाला टेबल रिवाइज करना है और फिर मैं मूषा पढ़ूंगा। मैं लेखक पढ़ रही हूँ तो पहले मैं वो टेबल रिवाइज करूंगी, फिर मैं लेखक पढ़ूंगी। ऐसा एक ना बना के रखना है कि वो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और भूल जाओगे वो जरूर रिवाइज करनी है हमेशा। ठीक है। तो वो टेबल अगर मैम नहीं है आपके पास तो आई सेंड। ठीक है। मैम कौन किस चीज का टेबल था? जो क्वाथ, जैसे क्वाथ है, उसमें चीनी कितनी होती है, उसमें प्रक्षेप द्रव्य में दूसरी चीजें कितनी होती हैं, उसका टेबुलर फॉर्म अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर वैसे रिटर्न में है तो आप वैसे भी कवर कर सकते हो। मैंने टेबल से कवर किया है इसलिए मैं टेबुलर फॉर्म बोल रही हूँ। ठीक है। तो आप जब भी कुछ भी पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको उसे रिवाइज करना है। ठीक है। और जब भी आप नेक्स्ट चीज पढ़े ना, जैसे आज मूषा पढ़ा है, कल कोष्ठी पढ़ रहे हैं, तो मूषा को एक 5 मिनट क्विक रिकैप दे दो। एक 5 मिनट क्विक रिकैप दोगे ना कि इस वाली मूषा का कितना प्रमाण था, इसके लिए क्या मेन स्टेटमेंट दिया गया था, मंडूक आकार वाली कौन सी होती है, तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट भूलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हम एंड में उस पर फोकस करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि सब्जेक्ट एटलीस्ट 4 to 5 साइकिल्स कोशिश आपको इतनी करनी ही है। तो जब आप 4, 5 लेके चलेंगे तो हो सकता है आपकी 3 साइकिल्स हो पाए उसकी। ठीक है। और एक बार अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लिया ना, देन आई कैन गारंटी यू कि उसकी रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। बस आपको डेली करना है। लाइक मेरा 1.5 घंटा ऐसा होता था कि मैं सब कुछ पढ़ रही होती थी उस टाइम। मैं रसशास्त्र भी पढ़ती थी, मैं द्रव्यगुण भी पढ़ती थी, द्रव्यगुण के साथ लैटिन नेम भी पढ़ती थी, केमिकल कॉम्पोजिशन, पांच वो ऐसे करके खत्म। फिर उसके बाद मैं आधा घंटा कुमार भृत्य भी पढ़ती थी, जिसमें कुमार भृत्य के लिए मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया था कि मैं पहले काश्यप संहिता पूरी कवर कर लूंगी, फिर वो हट जाएगा, फिर मेरा कुमार भृत्य वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा जो सब्जेक्ट एरिया दे रखा है, फिर मैं वो कवर कर लूंगी। जैसे ही वो खत्म होगा तो मैं स्त्री प्रसूति को वहां पे लेकर आ जाऊंगी। लेकिन मैं 1.5 घंटा मॉर्निंग में ही उसको दे देती थी। क्योंकि मॉर्निंग में इन द सेंस मैंने सुबह अगर 5 बजे से पढ़ाई शुरू करी है तो 9 बजे तक जो भी मेरा मेन चल रहा है मैंने वो पढ़ लिया। फिर 9 बजे से 10:30 तक जब नहाने का टाइम हो जाता था कि चलो अब तो नहाने जाना है, तो चलो छोटी छोटी चीजें फटाफट चंक्स में पढ़ लेते हैं। क्योंकि जैसे ही आप नई चीज पे शिफ्ट करते हैं तो आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन फिर से शुरू हो जाती है। सेम चीज को लंबे टाइम तक पढ़ने में फिर ब्रेन कंसंट्रेशन छोड़ते जाता है, उतना ज्यादा मन नहीं करता है। ठीक है। तो 1.5 घंटा आपको कम से कम कोशिश करनी है डेली का रखना है, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट भले ही पैरेलल लेके चलो अभी स्टार्टिंग में, रसशास्त्र इधर से और कौमार वाला इधर से, या फिर रसशास्त्र द्रव्यगुण दोनों को टाइम दो यहाँ पे, और यहाँ से कौमार कौमार को अभी टाइम दो। क्योंकि कौमार बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। किसी और माइनर संहिता से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे जितने कौमार से आ रहे हैं, काश्यप संहिता से। ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 मेजर वाले पोर्शंस। फिर आ जाते हैं हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स वगैरह पे, जैसे कि पदार्थ है, संस्कृत मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ कि संस्कृत में समास, संधि, आपका इचुय शानाम महाईश्वर सूत्र वाला सेक्शन और प्रत्यय, ये आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। बाकी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हुआ है वो ये भी ना करे। ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैम ने बोल दिया है तो अरे करना ही करना है। पर अगर आपका प्रिपेयर है, जहां तक मुझे पता है कि आप लोगों का ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी 20% ही पढ़ा है या 25% ही पढ़ा है, 50% अबव सभी है, सारे के सारे ही है। इतना मैंने प्रोग्रेस देखा है आप लोगों का ओरल सेशंस में। तो इसलिए घबराना नहीं है, आप कर सकते हैं, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, बस आपको प्लान अच्छे से करना है और एग्जीक्यूट अच्छे से करना है। ठीक है। फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स में हम इतिहास, पदार्थ, क्रियाशारी, रचनाशारी वाले सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे। क्रियाशारी रचनाशारी आई हैव नॉट डन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन माई टाइम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि रचना शारीर वाला सेक्शन शुश्रु शारीर और चरक शारीर से खत्म हो गया, एंड वहां से आई डू इट। क्रिया शारीर में फिजियोलॉजी में ऐसा बेसिक दोष वोष ही होते हैं, तो वो हम क्षय, वृद्धि, चरक
सूत्र 17 में भी पढ़ लेते हैं, अभी वाग्भट में भी पढ़ लेंगे, तो वो वहां से कवर हो जाएंगे। तो इतना मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स का इतना कंसर्न चीजें नहीं देखने के लिए मिलती हैं आपको, ठीक है। फिर पदार्थ आ गया, तो पदार्थ के लिए 10 पेजेस आपके जीपी में दिए हुए हैं, गो थ्रू दोस 10 पेजेस। स्टार्टिंग के 5 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी वो आपको अच्छे से करने हैं। प्लस अगर आपको पदार्थ के कोई भी नोट्स मिले हो तो एक बार उसे गो थ्रू करना है, जैसे उसमें महाभूत वाला बताया हुआ होगा कि आकाश महाभूत है, जो भी हमारे पंच महाभूत हैं उसमें कितने कितने उसके नोशंस दिए होंगे कि ये 11 होता है, ये 8 होता है, ऐसे करके। अभी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट थिंग, बट एक दिया हुआ है, बहुत अच्छा टेबल है वो उसका, ठीक है। तो वो अच्छे से टेबल करना है पदार्थ में से, और एक बार पदार्थ गो थ्रू करना है। पदार्थ का बहुत वास्ट कंटेंट नहीं है, आपने इनमें से कुछ भी अगर शुरू नहीं किए ना सब्जेक्ट्स, तो वो जो 1.5 घंटा है ना उसमें लेके चलने शुरू कर दो। रसशास्त्र प्लस काश्यप के साथ कोई भी एक सब्जेक्ट, संस्कृत लेके चलो या पदार्थ लेके चलो, एक इतिहास लेके चलो। इतिहास में तो कुछ नहीं है, सारे टीकाकार ही दिए जो हमने हर संहिता के आगे पढ़ ही लिए। चरक के साथ पढ़ लिए हैं, सुश्रुत के साथ पढ़ लिए हैं, वाग्भट के साथ पढ़ लिए हैं, तो उसमें तो कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं करना है हमें। अष्टांग के लिए आप ध्यान रखेंगे कि अष्टांग का जो कंपैरेटिव दे रखा है ना गोविंद पारिक में, हृदय और संग्रह का, वो एक बार आपको कवर करना ही है, ठीक है। उसके साथ कोई लापरवाही नहीं करनी है। और अष्टांग संग्रह के साथ 2 पेजेस दे रखे हैं, उसमें इंडिकेशन दे रखे हैं कि कौन सी व्याधि में कौन सा ड्रग यूज करते हैं, एक बार वो देख लेना है आप। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पे, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स, वो रसशास्त्र द्रव्यगुण हमारे डिस्कस हो ही गए हैं। फिर अब आ जाते हैं हम थर्ड ईयर में, वो हमने काश्यप और स्त्री रोग वाले सेक्शन डिस्कस कर लिए। नाउ कम्स द मेन पोर्शन ऑफ मॉडर्न। हमें मॉडर्न में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े, ठीक है। मॉडर्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बेस। अगर आपके कॉलेज में आपका बेसिक बेस बना होगा तो कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें होंगी जो आपको ऐसे भी आती होंगी। दूसरी चीज, अगर कॉलेज में हमारा कोई बेस नहीं है, हमने बस पास किया है, कैसे भी करके किया है, सबका अलग अलग सिनेरियो होता है, सब अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सबकी अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। तो नंबर 1 आपको गोविंद पारिक के साथ उस टाइम दोस्ती करनी है, अच्छे से करनी है। गोविंद पारिक के लिए आप एक लिस्ट बना लो कि आपको ये तो वहां से पढ़ना ही है, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, वहां से फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन दिया है वो पढ़ना है, ठीक है। पैथोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना है, फार्माकोलॉजी नहीं पढ़नी है। फार्माकोलॉजी इज नॉट दैट कॉस्ट इफेक्टिव, अगर आएगा तो एंटासिड्स एंटीबायोटिक ये वो, इतना तो मतलब सीएचसी में भी वी गो एंड वी नो, ठीक है। तो मेनली आपको किस पे फोकस करना है, फार्माकोलॉजी की जगह पैथोलॉजी, मेरे दिमाग में फार्माकोलॉजी ही चल रहा है एक्चुअली, इसलिए पैथोलॉजी वाला पोर्शन करना है। पैथोलॉजी में आप क्या देखेंगे, साइंस देखेंगे आप, जैसे सनसेट साइन किस में मिलता है, बैलेंस साइन किस में मिलता है, अभी 2023 में ही क्वेश्चन आए हैं इस पे, है ना। तो मर्फी साइन किस में, मर्फी स्ट्राइड किस में बताया गया है, ये सारे आपको उसमें से कंप्लीट करने हैं। पैथोलॉजी के 5 या 6 पन्ने हैं, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आता है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, सर्जरी वाला पोर्शन। ये आपको सेकंड पार्ट में मतलब अगध के बाद मिलेंगे, जहां पे आपका गाइनी वाला पोर्शन दिया हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजी का पोर्शन दिया है, वहां से आप इसे कवर करेंगे। क्योंकि सर्जरी के जितने भी ऑपरेशन हैं, जैसे लॉथिसंस ऑपरेशन कहाँ पे कराया जाता है, रदरफोर्ड ऑपरेशन किसके लिए कराया जाता है, वो आप वहां से पढ़ लेंगे। क्योंकि क्या पता अगर डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपसे मिस आउट तो नहीं होगा। और यही तो पढ़ना है बेसिकली कि अगर हेमरेक्टोमी हुई है तो उसके ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, है ना। तो जो जबलीज मेथड होता है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं। आप अगर एक बार उसको गो थ्रू करेंगे, 2 पेजेस है उसको, लेकिन गो थ्रू करने का मतलब ये है कि उसको रखना है हमें, ऐसे रखना है और ऐसे याद करना है कि हमें याद हो गया है, कोई भी ट्रिक बना के। ऐसे नहीं कि आज याद हो गया कि हाँ मर्फी स्ट्राइड इसमें होता है, मर्फी साइन इसमें होता है, फिर कल हम फिर से भूल गए, ऐसे नहीं। जैसे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जो है उसमें हमारा साइन है, और ट्रायड जो है वो पेंडिसाइटिस में है, तो वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, कंफ्यूजन फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम कंटेंट है, उतना ही है और उतना ही अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडर्न का ये वाला सेक्शन आप यहीं से कवर करेंगे। उसके अलावा मॉडर्न पे इतना ज्यादा नहीं परेशान होंगे, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी के साथ आपको अच्छा करना है, ठीक है। फिर आ जाओ रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो भी आपके पास XYZ नोट्स अवेलेबल हैं, उससे रिसर्च मेथोडोलॉजी को कवर कर लो, लाइक क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, फिर कोहर्ट स्टडी क्या होती है, केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, क्लिनिकल स्टडी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है, फिर फेजेस क्या होते हैं हमारे, जो ड्रग हम बनाते हैं ना, कोई भी, जैसे वैक्सीन आई थी अभी, तो उसके टोटल 4 फेजेस होते हैं, कितने वॉलंटियर्स उसमें होते हैं, किस टाइम पे, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक्स वाला फेज कौन सा होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए उसमें। प्लस मीन मोड और मीडियन,
ये तीनों निकालना सीखना है, फॉर्मूला इसका याद करना ही है, ठीक है। पेयर टी टेस्ट क्या होता है, नॉन पेयर टी टेस्ट कौन सा होता है, प्लस उसमें से भी आपके पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं, जेड टेस्ट किस में आता है, काई स्क्वायर टेस्ट किस में आता है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए आप जब भी पेपर में जाएं, ठीक है। 30 से लेस क्वांटिटी वाले किस में आते हैं, हमारे पैरामेट्रिक में आते हैं, टी टेस्ट वाले में हम लेते हैं ना ये सारी चीजें। 30 से ज्यादा अगर हमारे मतलब प्रपोर्शंस है या फिर एट्रीब्यूट्स है, तो वो पॉपुलेशन जो है वो आती है काई स्क्वायर टेस्ट में, ठीक है। क्वालिटेटिव कौन सा है, क्वांटिटेटिव कौन सा है, टी टेस्ट जो है आपका क्वांटिटेटिव है और काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, क्वालिटेटिव है। तो ये बेसिक्स पढ़ने हैं, आउटकम से एक्सपोजर पे, एक्सपोजर से आउटकम पे, कौन सी स्टडी में होता है ये, प्लस जो टेबल है विल्कॉक्सन्स वाला, जो टेबल एक दे रखा है स्फीयर्स क्लासिफिकेशन विल्कॉक्सन्स, वो आपको अच्छे से कवर करना है। उसमें रिसर्च एक बार करनी ही है क्योंकि उससे क्वेश्चन आया है, इस बार भी आए थे 2 या 3 क्वेश्चंस थे, मीडियन मीन निकालने के लिए बोला था उन्होंने, ठीक है। वो क्वेश्चन आया था इस बार स्टैट्स वाला, तो मतलब स्टैट्स का क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं, इजी पूछेंगे लेकिन पूछेंगे, ठीक है। प्लस रिसर्च का क्वेश्चन आएगा, संस्कृत का क्वेश्चन आएगा, जीके का क्वेश्चन आएगा। जीके में नोबेल प्राइज वाला जो सेक्शन है वो आपको करना है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को जो नोट्स मिलेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन द ग्रुप, ठीक है। और प्लस जो भी अभी रिसेंटली हुआ है, जैसे नोबेल किसको मिले हैं वो आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज, कौन सा इंस्टीट्यूट कब स्टैब्लिश हुआ, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, वहां के वीसीज कौन है वो आपको पता होने चाहिए। प्लस जितनी भी योजनाएं चल रही हैं अभी रिसेंट, कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो आपको पता होने चाहिए, कौन सी स्कीम के अंदर क्या आ रहा है, आयुष पोर्टल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे सारे छोटी छोटी चीजें जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में आपको उन्हें कवर करना है, ठीक है। व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, इफ आई एम श्योर ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, इज देयर एनीथिंग रिमेनिंग? नो? बोर्ड? a lot of stuff? पूरा सिलेबस घुमा दिया मैंने बस एक चेहरे के सामने से? हाँ श्वेता बताइए। मैम सर चालाक्य काय चिकित्सा शल्य इज योर दैट थिंग ओनली, सुश्रुत, यंत्र शस्त्र अष्टविध शस्त्र कर्म, that will be covered with that only. शालाक्य is your सुश्रुत उत्तर तंत्र only. What else? शल्य शालाक्य, काय चिकित्सा काय केसी, चिकित्सा that चरक चिकित्सा पोर्शन, वहां से केसी will be covered. It's none other different part. यू अगर इसके लिए आप अलग से शस्त्रवत टीएसएम दिक्कत है फिर, हाँ टीएसएम शस्त्रवत ओके हाँ, रोग निदान योग 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 इज ऑल्सो रिमेनिंग। रोग निदान इज लाइक निदान स्थान, दैट इज कवर्ड ओवर देयर ओनली, उसके लिए वरीड नहीं होना है आपको, संप्राप्ति पूर्व रूप निदान और भेद इतने आने चाहिए हर डिजीज के, ठीक है। दैट योग एंड स्वस्वत पोर्शन इज रिमेनिंग, योग एंड स्वस्वत प्लस अगत तंत्र, डू इट फ्रॉम जीपी, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर देयर। एंड घेरण संहिता के 2-4 पन्ने हैं वो एक बार कवर करके जाना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। माइनर संहिता इज रिमेनिंग, माइनर संहिता सारी की सारी जीपी से कवर करके जानी है आप, ठीक है। माइनर संहिता जीपी से कवर करके जानी है, माधव निदान स्पेशली, माधव निदान के 5 पेजेस हैं मुझे अभी भी याद है, उसे कवर करना है। मैंने जीपी के जो पोर्शंस बताए ना उन पे एक अलग स्टार मार्क कर लेना और एक टाइमर रख देना कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इस दिन माधव, इस दिन मॉडर्न, फिर ऐसे ऐसे करके एक साइकिल खत्म, फिर से माधव, फिर मॉडर्न, फिर एक साइकिल खत्म, अगध, और हो सके तो गायनी भी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसी में से, क्योंकि गायनी के सीधे सीधी चीजें वहां पे दी गई हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है, टोटल डेज, वो मॉडर्न का पोर्शन दिया हुआ है वहां पे। तो एक बार आप रीडिंग उसकी कर सकते हो, अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं बट इफ यू आर हैविंग टाइम यू कैन डेडिकेट इट, बट मेन आपको वहां से मॉडर्न कंप्लीट करना है जितना भी उसमें दिया है। दूसरी चीज माइनर संहिता कंप्लीट करनी है, और जो बेसिक्स मैंने पढ़ाए थे उसमें से और स्टार्टिंग के जो आपके 82 पेजेस है वो अच्छे से कवर करने हैं, उतना इज मोर देन इनफ फिलहाल के लिए, ठीक है। रसशास्त्र के पोर्शन में मैं बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग के जो पेजेस थे जहां पे हमने सॉरी लेखक देखे थे, जहां पे हमने मूषा कोष्ठी यंत्र देखे थे, वो पुट वाला सेक्शन देखा था, गजपुट में कितने उपले होते हैं, कितनी मात्रा होती है, वो अच्छे से करना ही है, उसके साथ कोई लापरवाही नहीं करना बच्चे, है ना, वो अच्छे से करना है आपको। और व्हाट एल्स इज रिमेनिंग फ्रॉम माय साइड, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। मैम आपने मॉडर्न
जीपी से की थी? मैंने मॉडर्न जीपी से की थी, और मतलब फॉर आई वुड से कि आई वाज लकी कि हमारे कॉलेज में हमें मॉडर्न बहुत अच्छे से कराई गई थी। तो जितने भी क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक मॉडर्न हैज बीन अ गेम चेंजर। हाँ, मॉडर्न से 10 क्वेश्चन आए थे। हाँ, लास्ट टाइम 10 या 12, हाँ 10 थे आई थिंक। तो वो हमें आते थे क्योंकि सर्जरी रिसेंट ही पढ़ा था फाइनल ईयर में। सो इट वाज सर्जरी के ही ज्यादातर उसमें आए हैं, ट्रायड्स और साइंस। और वो भी पढ़ लेना, दैट फोरेंसिक का पोर्शन दिया है ना, बटोनियंस लाइन किस में होती है, लेड पॉइजनिंग में हाँ, होती है ना, वो पढ़ लेना एक पीएम बार। में क्या मिलता है? हाँ, वो एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो और बाकी बेसिक तो आपको आता ही होगा, क्रिमिनल कोड को क्या कहते हैं, कॉर्नर्स कोड कौन सा होता है, तो वो एक बार देखना है। प्लस वो अच्छे से देखना है, एक क्वेश्चन आया था पोस्टमार्टम वाला, कि आईलिड्स जो है वो कब आपकी स्टिफ हो जाती हैं, पहले कौन सा पोर्शन स्टिफ होता है, पोस्टमार्टम में आया था ना। और वो जैसा। लिविडिटी कहते हैं, रिजिडिटी किसे कहते हैं, कैडावरिक लिविडिटी, कैडावरिक रिजिडिटी किसे कहते हैं, राइगर मोर्टिस किसे कहते हैं, एल्गोर मोर्टिस किसे कहते हैं, है ना। यस। कलर चेंजेस अलग होते हैं, रिजिडिटी अलग होती है, प्लस आपका ये कूलिंग ऑफ द बॉडी अलग होता है ना। ये इनके बस मीनिंग्स अच्छे से पढ़ लेना, कितने घंटे में कितना क्या हो जाता है, ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड बस, अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग पे। क्वेश्चन सॉरी। सॉल्विंग का मैं पहले भी सेशन दे चुकी हूँ आपको। अभी आपके लिए ये डिस्कस करना जरूरी है कि आपके 2017 से 2023 के क्वेश्चन पेपर्स के कम से कम 3 राउंड खत्म हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो अभी से शुरू करना है। जीपी के जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन 17 से 23 तक के क्वेश्चन पेपर एक बार हो जाने चाहिए, ठीक है। एक बार वो कंप्लीट करके आपको फिर शुरू करने हैं आपके जीपी के क्वेश्चन। अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट मारना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप डेली, अगर आपने मार्क नहीं करवाया अभी तक तारीख में किसी से क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी करवा सकते हैं आप किसी से बैठ के मार्क। तब तक आप 2017 से 2023 सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद डेली 1 घंटा, 1 घंटे में पता है 4 क्वेश्चन पेपर हो जाते थे पारिक के, अगर आपके मार्क है सारे आंसर्स तो। क्योंकि वो वन लाइनर्स है। जब 2019 या 20 का पेपर आने लग गया ना, तब से क्वेश्चंस थोड़े लेंदी आने लग गए हैं। वरना आप 17 का पेपर देख लो, 18 का पेपर देख लो, वन लाइनर क्वेश्चन है वहां पे। वन लाइनर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती, सीधा पूछा होता है कि ये स्रोतस है, इसका मूल क्या है, फटाफट आपको रीड ही तो करना है। रीड करने से क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपने जो पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चन भी आपने देखा है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है वैसा, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि 2000 मतलब 10 या 13 तक के आप किसी से मार्क करा लीजिए, उस तारीख में पेन से पेंसिल से पूरे आंसर्स मार्क करा लीजिए, करेक्ट, जिस पे आपको पूरा भरोसा हो कि वो करेक्ट ही मार्क करेगा, ठीक है। और उसके बाद डेली का अभी हाफ एन आवर देना स्टार्ट करिए, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। मतलब पूरे दिन पढ़िए, लेकिन उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9, 1.5 घंटा लेके आधा घंटा या 1 घंटा आप इधर वाले पोर्शन को दे दो, आपके 2017 से 2023 वाले क्वेश्चन लगाने में, और आधा घंटा आप अपनी पारिक को दे दो। पारिक को हाथ में लेना है, सारे क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, सिर्फ पढ़ते जाओ। मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ पढ़ते जाओ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है वो वाला कि आप सॉल्व करो फिर चेक करो, सिर्फ पढ़ते जाओ। वो जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो आप अपने मॉक टेस्ट से कर रहे हैं कि मैं गलती कर कहाँ रहा हूँ, और जो गलती हो रही है उसे देखना है कि गलती क्यों हुई। मैंने रैंडम गेस मारा, मुझे 50-50 आता था, या फिर मेरा रिवीजन अच्छा नहीं था, या मुझे याद नहीं आ रहा था। अंडर कॉन्फिडेंट होके नहीं करना है कभी भी, ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं करना है पेपर। हमने सब पढ़ा है, हम सब कुछ मतलब इतनी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, हमें सब आता है। मैंने अभी तक आपसे इतनी सारी चीजें डिस्कस करी, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैम क्या समझा रही है, क्या बता रही है, अभी तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, जहां तक आई एक्सपेक्ट। क्या फिर ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है ना, आप लोगों के सामने एक बार पूरी होल पिक्चर दिखी ना, कि हाँ ये बस इस तरीके से सिस्टमैटिक अगर मैं कर दूंगी तो सब हो जाएगा। और ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं बोल रही हूँ। सिस्टमैटिक हर दिन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है कि एक बार पूरी फिर से पूर्वार्ध, पूरी फिर से उत्तरार्ध, फिर पूरा सुश्रुत, फिर वाग्भट, फिर सारे सब्जेक्ट्स, और हर दिन वो 1.5 घंटा क्वेश्चन के लिए, और हर दिन वो 1.5 घंटा रसशास्त्र और ये वाली चीजों के लिए निकालना, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वो डिफिकल्ट कोई तो कर रहा है ना अभी भी। इन योर सिचुएशन अभी भी बहुत से बच्चे होंगे और कल को वो भी निकलेंगे ही।
कहीं ना कहीं सीट वो भी ले ही रहे होंगे। तो आपके ऊपर है कि आप अपने लिए आज वो एफर्ट मारना चाहते हो या नहीं चाहते, या आप वहीं लैग बिहाइंड करके मतलब बैठना चाहते हो। क्योंकि अब अगर आपने स्ट्रेच नहीं किया, अपने आप को पुल नहीं किया, तो फिर नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। दिस इज द टाइम। बिकॉज बच्चे देखो, मुश्किल से ना अभी आपको 1-2 महीने और पढ़ना है। हर दिन ये सोच के पढ़ो कि अगर अभी एक बार मैंने ये कर दिया ना, ऐसे सोच लो यार कि सृष्टि से पहले मुझे करना है, या सृष्टि ये सोच ले श्वेता से पहले मुझे जो मैम ने सारा बताया है ना वो करना है। क्योंकि मैम ने तो सारी खजाने बता दिए, मिस्ट्री पूरी बता दी है, मैम ने ऐसे ऐसे करना है। अगर उससे पहले मैंने कर लिया ना तो मेरी एक साइकिल फटाफट से खत्म हो जाएगी, वरना मैं उससे पीछे छूट जाऊंगी। हमेशा एक दूसरे से डिस्कस करो। लाइक मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वी यूज्ड टू डिस्कस। तो हमें अंदर से ऐसे लग जाता था कि यार उसने निदान स्नान कर लिया, मैंने नहीं किया। आज उसने रसशास्त्र रिवाइज किया, मैंने नहीं किया। तो ऐसा लगता था नहीं मुझे तो अब ब्रशआस करना है यार, उसने रिवाइज कर लिया होगा तो महाराज का क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर देगी। ठीक है, ऐसे रखना है, ये एक हेल्दी चीज होती है जो आपको रेस में बना के रखती है। एक होता है कि बिल्कुल हम अपने हिसाब से चले जा रहे हैं, धीरे चल रहे हैं तो धीरे चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं तो तेज चल रहे हैं। लेकिन रखना है, एक दूसरे से रखना है कि यार आज मैं ये करने वाली हूँ, या आज मैं ये करने वाली हूँ मत बोलो। हर दिन शाम को दूसरे को अपडेट दे दो कि आज मैंने ये किया। सामने वाले को ना पक्का लगेगा अंदर से कि यार उसने इतना सारा कर लिया, मैंने तो बस इतना ही सा किया। तो आपको किक मिलेगी। ठीक है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। और अपने आप को इमेजिन करो कि इसके बाद आप बहुत अच्छी जगह पहुंचने वाले हो, बहुत अच्छा, मतलब इसके बाद लाइफ बहुत अलग है। ठीक है, यू विल बी हैविंग अ सेटलमेंट ऑफ लाइफ। in case of professionalism you'll be very very happy that you have achieved something. like being an ITRA हमें हर दिन ये फील कराया जाता है, चाहे हमें फील हो और चाहे हमें ना फील हो कि हम ITRA में हैं, हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में हैं। तो आई थिंक आप सब भी डिजर्व करते हो कि आप बहुत अच्छी जगह पहुंचो, और एक बार तो नेशनल की वो भूख रखो ना अंदर की, यार नेशनल में जाएंगे तो कुछ तो अलग होता होगा ना वहां। जैसे एक होता है ना कि मतलब दूसरी जो डिग्रीज करते हैं, चाहे वो कोई और भी पैथी हो, वो लोग एक रखते हैं ना अपने अंदर कि हाँ यार हम ये कर रहे हैं तो हमारे में ये वाली बात है। तो आपके अंदर भी तो ये होना चाहिए ना कि अगर हम नेशनल में जाके कोई चीज करेंगे तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। आई वुड नॉट सजेस्ट एटीट्यूड, इट्स लाइक एप्टीट्यूड होता है आपका, और विजन भी बहुत चेंज होता है। तो अपना विजन बहुत बड़ा रखो। कितना अच्छा लगेगा ना कि आप वहां पे खड़े होके आप फोटो भेजोगे किसी को कि लुक आई एम इन दिस इंस्टीट्यूट, this is my name, and within whole of your life you'll be named with that institute। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू कम नहीं है, आई वुड से दैट। और कोई भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में उतरेंगे ना आगे जाने के बाद, तो मेहनत हर जगह लगेगी। आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर जाएंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उस फील्ड में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन ड्रीम बिग एंड मेहनत करो, बिना मेहनत के तो नहीं होगा। मेहनत करोगे तो 100% हो जाएगा। यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, कोई भी दिक्कत हो तो वील डिस्कस, एंड फिर अब हम रिज्यूम करेंगे जो हमारा पोर्शन चल रहा था। और अपने पेरेंट्स का थोड़ा सोचो, बहुत कुछ लगाया है उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू रिटर्न इट बैक।